अस्सलाम वालेकुम। हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आज हम उसका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमने एल्केन स्टार्ट किया हुआ है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में पर्टिकुलरली 3 मेजर टॉपिक्स हैं, वो हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस। और इन 3 मेजर टॉपिक्स में भी हर एक में हमने 3 ही सब हेडिंग्स पढ़नी है। हर एक में हमने जो डिस्कस करना है उनकी पहले प्रिपरेशन है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ है और फाइनली उनके रिएक्शंस है। तो एल्केन्स में हम इससे पहले वाली वीडियोज़ में जो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इनका नोमेनक्लेचर है, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस तीनों का नोमेनक्लेचर और इनका इंट्रोडक्शन और एल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्टिविटी, इन सब को हम डिस्कस भी कर चुके हैं और बुक रीडिंग भी कर चुके हैं। तो अगर आप इस लेक्चर से आ रहे हैं तो स्टार्ट करें तो आप इससे पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इनके प्रिपरेशन के सब मेथड्स को भी डिस्कस कर लिया है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी और एक्टिविटीज़ को भी। तो आज हम इनके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। जो एल्केन्स हैं बेसिकली इनके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं थर्मल रिएक्शंस और दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हम उनके दोनों तरह के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो एल्केन्स हैं बेसिकली एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इनकी एल्केन्स दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक होते हैं थर्मल और एक रिएक्शन थर्मल होते हैं और एक होते हैं थर्मल यानी आप कह लें कि ऑक्सीडेशन। थर्मल वाले रिएक्शंस बेसिकली ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस होते हैं। एक ये ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस देते हैं और दूसरा ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस हैं वो ये एक कैटेगरी है जिन्हें थर्मल रिएक्शंस भी कहते हैं। उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे और जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उसमें बेसिकली इनमें हैलोजिनेशन भी होती है, नाइट्रेशन भी होती है, सल्फोनेशन भी होती है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेशन है और हैलोजिनेशन है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को ही स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखें जो एल्केन्स है ये 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं ओवरऑल। अगर हम देखें थर्मल होते हैं, थर्मल में ऑक्सीडेशन है और सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन है। तो ओवरऑल इनके 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा नाइट्रेशन है और तीसरा हैलोजिनेशन है। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में भी नेक्स्ट इनके 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एक होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और एक तो होते हैं जिनमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। ओवरऑल एल्केन्स में ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो 3 तरह के होते हैं। एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं कंबस्टन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कंबस्टन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को इनकम्प्लीट कंबस्टन भी कहते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एल्केन्स का बर्न होना, तो उसको हम कंबस्टन कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमने जो इसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में 2 तरह की, कंप्लीट और इनकम्प्लीट और कैटालिटिक भी है, थर्ड टाइप भी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसको हम कंबस्टन बोलेंगे। कंप्लीट फॉर एग्जांपल कोई भी, आप याद रखिएगा हमेशा ये बात, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ना तो वो हमेशा जिस भी फॉर्म में हो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अल्कोहल है, एल्कीन्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एस्टर्स हैं, अमाइड्स हैं, कोई भी हैं, जब उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना अदर प्रोडक्ट्स के साथ, जो मेजरली उनमें प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो हम यहाँ पे एल्केन्स डिस्कस कर रहे हैं। एल्केन्स जब ये रिएक्शन देते हैं ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन का तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अब ऑक्सीडेशन को समझते हैं। देखें हमारे पास कोई भी एल्केन है, जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, मीथेन की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, उसकी बर्निंग होगी। बर्निंग होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और हीट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, अब इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है, कम है, लिमिटेड है, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगी, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, वाटर भी प्रोड्यूस करेगी और कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस करेगी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर प्रोड्यूस होगा।
और अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी तो ये एक सिनेरियो डिफरेंट होता है, जिसमें इनकी ऑक्सीडेशन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। एल्केन वही है, ऑक्सीडेशन ही करनी है, लेकिन अब जो है रिएक्टेंट्स में बर्निंग नहीं है, उसमें हमने अब उसको जो इनिशिएट करना है, या जो कंडीशन है पर्टिकुलरली वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर तो है, लेकिन उसके साथ साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस ज़रूरी है, इसी वजह से इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, जब एल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, तो बेसिकली जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे कॉपर यूज़ कर रहे हैं, तो कॉपर की प्रेजेंस में एल्केन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो पहले ये किसी भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, फिर एसिड में कन्वर्ट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि इनकी कन्वर्जन जो है वो इस तरह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही एंड पे बनता है ऑक्सीडेशन के केस में, लेकिन वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट की। जैसे यहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंस है तो वो इसको पहले अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर रहा है, फिर इसी कंडीशन में उस अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड को एसिड में, और एसिड फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अच्छा, एक बात याद रखें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन ही प्रोड्यूस होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है। अब इसका रिवर्स कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन से अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। अब हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो एल्केन थी, हमने उसकी ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस हुई, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखें जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना अल्केन्स की, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी है ना, वो फाइनली जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही दे देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है, सारी फॉर्म्स में से अगर कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, उसकी भी जितनी मर्जी ऑक्सीडेशन, फाइनल ऑक्सीडेशन करते जाएंगे, फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन करते जाएं, फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो फाइनली वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइनल स्टेप यही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेप से भी कन्वर्जन हो सकती है, डायरेक्ट देखिए जैसे ये देखें यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप हो रही है ना कन्वर्जन, पहले ये स्टेप आ रहा है, फिर ये स्टेप आ रहा है, फिर ये स्टेप आ रहा है, फिर कन्वर्जन हो रही है। और आप इसी को देखें, यही कन्वर्जन हमने देखा बर्निंग की वजह से डायरेक्ट भी हो रही है। तो आखिरी ऑक्सीडेशन का स्टेप जो है ना ये है। अगर हमारे पास कोई एसिड होगा वो भी इसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड होगा वो भी इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे कन्वर्ट होगा, अल्कोहल है तो वो भी इसमें कन्वर्ट होगा। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी भी फॉर्म में, अल्कोहल की फॉर्म में, एल्डिहाइड है, एसिड है, और एल्केन्स ऑफ कोर्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे। ठीक है, अब अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ना कंबस्टन के केस में, मतलब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, उस केस में अल्केन्स पर्टिकुलरली अल्केन्स की मैं बात कर रही हूँ। अब अल्केन्स हम अगर डिस्कस करें, उनकी कंबस्टन है, इनकम्प्लीट कंबस्टन है, तो वो ऑफ कोर्स हमेशा कंप्लीट कंबस्टन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और कार्बन ब्लैक। ठीक हो गया, ये इसका एक जनरल सिनेरियो था। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक फिट नोट भी लिखा हुआ है, इसको भी देखते जाएं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन कम्प्लीटली डिकम्पोजेज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने आपको एक ओवरऑल सिनेरियो दे दिया कि हमने ऑक्सीडेशन को जब डिस्कस करना है तो ऑक्सीडेशन में कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कैटालिटिक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑक्सीडेशन को पहले डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट का क्या मतलब है? कंप्लीट का मतलब है सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेस में होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, बल्क में होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशेंट होगी रिएक्शन के लिए। मतलब जितनी अल्केन है ना, अल्केन को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन होगी, उसे कहते हैं एक्सेस में होना। सफिशेंट का मतलब है कि रिएक्शन के लिए सफिशेंट है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का मतलब है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होगी, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम कंबस्शन कहते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट बर्निंग हो रही है, जब कंप्लीट उसकी कन्वर्जन हो रही है, तो बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है
और इसको इनिशिएट भी हम फ्लेम से कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं बर्निंग ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से इसको रिएक्शन को हम कंबस्टन भी कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास मीथेन है, मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, सफिशिएंट ऑक्सीजन थी, तो फ्लेम की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट होगी। चूँकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, तो एक यानी कि ये सिर्फ मीथेन की कन्वर्जन पे हमें हीट जो मिल रही है वो 891 किलो जॉल पर मोल है, सिर्फ मीथेन की कन्वर्जन पे। अगर इथेन होता तो इसमें 660 किलो जॉल पर मोल मज़ीद एनर्जी ऐड हो जाती। इथेन होता तो उसमें जो इथेन की एनर्जी होती है उसमें 660 किलो जॉल पर मोल मज़ीद एनर्जी ऐड हो जाती है। यानी जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज़ करता जाएगा, हायर मोलिक्यूल होते जाएंगे, तो ये जो हीट है, हीट ऑफ कंबस्टन इसे बोलते हैं, ये भी ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, इस यहाँ पे बर्निंग में जो हमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद ब खुद नहीं होगा, हमें इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इनिशिएट करने के लिए पहले रिएक्शन को हम फ्लेम दे रहे हैं। मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लकड़ी है, हम लकड़ी को जलाते हैं तो हम उस पर पेट्रोल फॉर एग्जांपल डालते हैं, तो पेट्रोल भी वो सडन उसकी बर्निंग स्टार्ट नहीं कर देता, यानी कि वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होता। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कोई जो रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा। हम अगर हमने लकड़ी को जलाना है तो उस पर पेट्रोल छिड़का है, तो हम पहले उसे माचिस जैसे तीली जला के जो स्पार्क जलाएंगे, स्पार्क जलाने के बाद आग जलेगी, आग पेट्रोल को लगाएंगे, पेट्रोल जो है उसको कैच करेगा, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इन ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जिसको हम जला कर स्टार्ट करना पड़ता है उसे हम कहते हैं इग्नाइट करना पड़ता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को भी हमें इग्नाइट करना पड़ेगा जिसकी फ्लेम की वजह से, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक हो गया। और ये रिएक्शन में जो हीट ऑफ कंबस्टन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना मोलिकुलर मास ज़्यादा होता जाएगा, मतलब हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास वाले हमारे पास एल्केन है, ठीक हो गया। ओवरऑल इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ये है, हमने अब तक जो पढ़ा है वो ये है कि हमने एल्केन्स को बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने एल्केन को बर्न करना है, और ऑक्सीजन भी सफिशेंट होगी, एक्सेस में होगी, हाई क्वांटिटी में होगी। उसकी कंप्लीट कन्वर्जन से हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और दूसरा ये कि ये रिएक्शन में हीट जो प्रोड्यूस होगी वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी बड़ी हमारे पास मोलिकुलर मास वाली एल्केन होगी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी कि जो इसमें हीट ऑफ कंबस्टन हमने डिस्कस किया, हीट ऑफ कंबस्टन हम कहते हैं जो इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है उसको हम हीट ऑफ कंबस्टन कहेंगे। अब हम हीट ऑफ कंबस्टन को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when we burn 1 mole of hydrocarbons and convert them into carbon dioxide and water, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम बेसिकली हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं। सही हो गया। एक मोल जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हमने उसको बर्न किया, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुई, और बाकी जितनी अमाउंट में हमारे पास हीट इवॉल्व हुई है हम उसको बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्टन। यानी ओवरऑल क्या कहेंगे? कंबस्टन ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन क्या है? अल्केन्स की कंबस्टन पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अल्केन्स नहीं कोई भी हाइड्रोकार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन पे उनको कंप्लीट बर्न करने में जितनी हीट इवॉल्व हो रही है उसे हम हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी जो हम बर्निंग करते हैं अल्केन की, इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसकी एप्लीकेशन ये है कि फॉर एग्जांपल हम एल्केन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑटोमोबाइल इंजन्स में, ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स में हम यूज़ कर सकते हैं। उस इंजन में ओबियसली जो फ्यूल चाहिए होगा वो फ्यूल को हमें बर्न करना पड़ेगा, उसमें हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल यूज़ हो सकते हैं, और इन हाइड्रोकार्बन्स को इंटरनल कंबस्टन में मतलब कि उस इंजन के अंदर हम उसे बर्न करेंगे, ऑक्सीजन कंप्लीट देंगे, और उसकी कंबस्टन होगी। बर्निंग मतलब कंबस्टन होगी, इंटरनल कंबस्टन की वजह से वो जो है ना ही एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी को हम यूज़ करेंगे इंजन को रन करने के लिए, ठीक है। अब कंबस्टन के लिए इंजन के अंदर क्या क्या होगा? हमारे पास कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ एल्केन होगा,
एल्केन का कंप्रेस मिक्सचर होगा और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी या एयर होगी, ठीक है। एयर का मतलब भी ऑक्सीजन है, सफिशेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जब ये दोनों कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली जो बर्निंग होगी वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट कंबस्टन होगी। तो जिसकी वजह से जो कंप्लीट कंबस्टन की वजह से ना एल्केन्स कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होती हैं और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से इंजन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल जो इंजन है, इंजन के अंदर हम कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ एल्केन्स यूज़ करते हैं और एयर के प्रेजेंस में उसे बर्न करवाते हैं, जिसकी वजह से उसमें इंटरनल कंबस्टन होती है, फ्यूल जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। चूँकि ये कंप्लीट कंबस्टन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक हो गया, ये इसकी एल्केन्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की एक एप्लीकेशंस थी। उसके बाद अब हम चलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ। जब इनकम्प्लीट का क्या मतलब होगा, कंप्लीट में ऑक्सीडेशन तो होगी, कंबस्टन तो होगी, बर्निंग ऑफ एल्केन्स तो होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन जो इनकम्प्लीट होगी, इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो इनसफिशेंट होगी, लिमिटेड होगी, जितनी हमें रिएक्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होती है उससे कम होगी। ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन को जिस तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन को कंप्लीट कंबस्टन भी कहते हैं, उसी तरह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को इनकम्प्लीट कंबस्टन भी कहते हैं। ठीक है। ओवरऑल इनकम्प्लीट कंबस्टन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अल्केन्स बर्न तो होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन ऑक्सीजन लिमिटेड होगी, ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से अल्केन्स बर्न तो होंगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगी, लेकिन उनकी कंबस्टन जो होगी वो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। ठीक है। जैसे इसका रिएक्शन है, जैसे इनका रिएक्शन ये है, ये हमारे पास मीथेन है, हमने मीथेन ही ली, उसको अब भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की, फ्लेम की ही प्रेजेंस में रिएक्शन को इनिशिएट भी किया, लेकिन इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वाटर भी प्रोड्यूस हुआ और कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्टन का सिर्फ एक फ़ायदा है, उसके उसमें कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब इसकी इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है कि इसमें जो हमारे पास कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हुआ है, हम उससे इंक्स बना सकते हैं, ब्लैक पेंट्स बना सकते हैं, रबर कंपाउंड्स होते हैं, रबर की सिंथेसिस में जो कंपाउंड यूज़ होते हैं, या रबर के सिंथेसिस में हम एज अ फिलर के तौर पर कार्बन ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन की हमें एप्लीकेशन ये है कि इसमें जो कार्बन ब्लैक यूज़ हो रहा है, हम इसको नेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन है इसकी भी। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ ली, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी पढ़ ली, अब हम चलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की तरफ। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को कैटालिटिक कंबस्टन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब बेसिकली कंबस्टन है ना, इस वजह से जो भी टाइप की ऑक्सीडेशन होगी, एल्केन्स की बर्निंग होगी, जैसे कि यहाँ भी एल्केन की बर्निंग हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो रही है, लेकिन अब हम जो ऑक्सीजन के थ्रू इसकी बर्निंग है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, इस वजह से हम इसे कैटालिटिक कंबस्टन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, हमारे पास उसी तरह से मीथेन ही है, मीथेन की हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसकी ऑक्सीडेशन की है, लेकिन इस अब हम कॉपर को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 200 डिग्री सेल्सियस 200 ATM प्रेशर पे। टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 200 ATM है। कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ और जो हमारे पास मीथेन थी वो मिथाइल अल्कोहल में या मेथानोल में कन्वर्ट होगी। ठीक है। अब ये कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एंड पे अल्कोहल है तो ओल, जिसका नाम होगा मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। IUPAC नेम होगा मेथनॉल, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। IUPAC होगा मेथनॉल और जो उसका सिंगल नेम होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल, जो इसका नेम होगा कॉमन या ट्रिवियल नेम होगा। ठीक है। अब मेथनॉल, सो ओवरऑल हम यहाँ बात कर रहे हैं मीथेन से, हमने मीथेन को हमने एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। हमने अब मीथेन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये अल्कोहल की इन्हीं कंडीशंस में, कंडीशंस सारे रिएक्शन में यही रहेंगे, इन्हीं कंडीशन में हमने मिथाइल की फिर से ऑक्सीडेशन कर दी, मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी, जिसकी वजह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि सबसे पहले हमारे पास था मीथेन, मीथेन थी ना, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थी, एक कार्बन, ये देखिए कार्बन था, कार्बन की चारों साइडों पर हाइड्रोजन अटैच थी। ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन थी, यहाँ भी हाइड्रोजन थी,
यहाँ भी हाइड्रोजन थी। तो फाइनली क्या हुआ कि यहाँ वाली जो हाइड्रोजन थी ना, जो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन थी, हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा दी। इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पहले ये मीथेन थी, अब ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, मेथनॉल बन गई, क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ गया। OH क्या होता है? OH का मतलब अल्कोहल होता है। पहले ये मेथनॉल थी, पहले ये मीथेन थी, अब ये मेथनॉल बन गई। ठीक है, इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। समझ आ गई? अच्छा, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो अल्कोहल बनी थी ना, हमने क्या किया, हमने इसकी रीअरेंजमेंट करवा के, पहले कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था, अब उसे डबल कर दिया। तो इस केस में ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। ये मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, या इसको मेथनल भी बोलेंगे। हम IUPAC पढ़ेंगे जब नोमेनक्लेचर सारे कंपाउंड्स का आगे साथ साथ पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। इस वक्त आप ये याद रखें कि अल्कोहल जो हमारे पास एल्केन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुई, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुई। अब एल्डिहाइड की जब ऑक्सीजन होगी ना, तो इसकी ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फाइनली इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी, तो ये जो है ना सारा ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी हाइड्रोजन वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे। ओवरऑल ये जो कन्वर्जन है ना, स्टेप बाय स्टेप आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट हुई। ऑक्सीडेशन ही हुई, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई, स्टेप बाय स्टेप हुई। मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बना, मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे मेथनोइक एसिड बोलेंगे या फॉर्मिक एसिड बनेंगे, वो कहेंगे वो बना। उसके बाद उसकी भी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बना। ठीक है, ओवरऑल हमने क्या किया, हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्केन्स की ऑक्सीडेशन की और कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन की अनटिल के अपने फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये सारे रिएक्शंस थे जिसमें हमने ऑक्सीडेशन को स्टडी करना था, जिसमें हमने जो है एल्केन्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी थी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवानी थी और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी थी। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब में प्रोडक्ट सेम बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। कंप्लीट में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इनकम्प्लीट में ऑक्सीजन लिमिटेड होगी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कॉपर होगी 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 200 ATM प्रेशर पे। दैट्स इट, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ईजी लेना है आपने इस सारी सिचुएशन को। अब हम इसके सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन है। अब सबसे पहले हम जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में क्या होगा, जो एल्केन है ना, एल्केन की एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगी, वहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एल्केन जो है ना वो नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन की एक पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ना, यानी कि हमारे पास एल्केन है और नाइट्रेशन के लिए जो NO2 प्रोवाइड करेगा वो वाला भी रिएक्टेंट होगा। जो NO2 ग्रुप दे रहा है वो एक दूसरा रिएक्टेंट है और एल्केन एक रिएक्टेंट है। मतलब कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे वेपर फेज में होने चाहिए, यानी कि गैशियस फेज में होने चाहिए, यानी लिक्विड या सॉलिड नहीं होगा। रिएक्शन जो होगा वो गैशियस फॉर्म में होगा। ठीक है, सारे रिएक्टेंट्स होने चाहिए गैशियस फेज में। और ये रिएक्शंस गैशियस फेज में कब होंगे, हम किसी भी चीज़ को गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होगा। ठीक है, सारे रिएक्टर्स गैशियस वेपर फेज में होने चाहिए, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन तो होगी, हाइड्रोजन तो निकलेगी, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और नाइट्रो ग्रुप का बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप देखें जो हायर एल्केन्स होंगी उनमें चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और हम उनको वैसे भी गैशियस फेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर में कन्वर्ट होते जाते हैं। इस वजह से नाइट्रेशन जो है तो यूजुअली लोअर एल्केन्स के लिए की जाती है। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कि बुक में ना नाइट्रेशन जो है वो बस एक 2-3 लाइनें उसके बारे में लिखी हुई हैं। ठीक है, इस वजह से आपने इसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं करनी। अच्छा, ये देखें, आप ये देखें रिएक्शंस को देखें। पहला रिएक्शन है मीथेन है हमारे पास, मीथेन। अब हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड है, इसको बोलते हैं NO3 को नाइट्रिक एसिड। एक कार्बन वाली जो हमारे पास एल्केन होती है उसे हम मीथेन बोलते हैं, और हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारे पास, नाइट्रिक एसिड जो है ना
इसको हमने हाई टेम्परेचर पे पहले कन्वर्ट किया ताकि ये जो है ना सारे रिएक्टेंट्स गैशियस फेज में चले जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास जो CH4 है ना, मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन के चारों साइड पे कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की चारों साइड पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब क्या होगा, कार्बन की जो एक साइड वाली हाइड्रोजन है ना, एक साइड वाली हाइड्रोजन अच्छा देखिए होता क्या है। होता ये है कि मीथेन की एक जो हाइड्रोजन है ना, ये नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक है एसिड है HNO3, ठीक है। हम इसमें से NO2 को अलहदा करके लिख देते हैं और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलहदा करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल क्या होगा, इसका OH और इसकी एक H ये निकल जाएगी, ठीक है। ये निकल के क्या बना देगी, वाटर बना देगी। और जो ये NO2 ग्रुप रह जाएगा ना बाकी, वो इस मीथेन की खाली हाइड्रोजन वाली जगह पर आके अटैच हो जाएगा। इस तरह से जो मीथेन है वो नाइट्रोमीथेन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। करना क्या है कि ये जो हमारे पास मीथेन की एक हाइड्रोजन है, इसको लेना है और जो नाइट्रिक एसिड की OH है उसको अटैच करके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करवा देना है। और जो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप को इसके साथ आप सपोज करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह डायरेक्ट ये अटैच है, डायरेक्ट ये नाइट्रो ग्रुप अटैच है। आप इसको देखें, आप देखें कि इसके साथ डायरेक्ट ये ग्रुप अटैच है, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे आके नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये नाइट्रोमीथेन बन जाएगी, ठीक हो गया। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये मतलब ओवरऑल ऊपर वाले जब रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको समझ आएगी। ये देखें, यहाँ पे पहले चारों ही हाइड्रोजन थी, अब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट का मतलब है रिप्लेस हो गई NO2 ग्रुप से, ठीक है। तो इस तरह से मीथेन जो है वो नाइट्रोमीथेन में कन्वर्ट होगी। एल्केन्स को हम नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के एडिशन को नाइट्रेशन कहते हैं। और नाइट्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एल्केन की हाइड्रोजन जो होती हैं वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाए तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे नाइट्रोजन के ग्रुप के साथ रिप्लेस है, इस वजह से हम इसको नाइट्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखें एक दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है। अगर हमारे पास मीथेन की जगह इथेन हो तो हमारे पास इथेन का मतलब है CH3, ठीक है। इसके केस में उसी तरह से यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, वो इसके OH को लेगा और नाइट्रिक ग्रुप के और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ये बाकी जो हाइड्रोजन थी उसकी जगह ये नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो गया। तो ये हमारे पास पहले इथेन थी, अब नाइट्रो इथेन बन गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात की। इस तरह से सिंपली सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस होगी, चाहे वो जितने मर्जी लंबा पॉलीमर है, सिर्फ मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, हेप्टेन है, हेक्सेन है, जो भी है। सिंपली टर्मिनल की या कोई भी ज़रूरी नहीं है टर्मिनल की, कोई भी कार्बन है ना उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, कोई भी हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो सकती है इजीली और वो नाइट्रो ग्रुप उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच हो सकता है। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। एल्केन्स की नाइट्रेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताया था चूँकि ये रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। ये मैं आपको एडिशनली बता रही हूँ। चूँकि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे है और रिएक्शन जो है वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और मैंने आपको बताया है हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक होता है। और जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास जो हायर एल्केन्स होगी, मीथेन के केस में तो सारी बनेंगी ही मीथेन, नाइट्रोमीथेन बनेंगी, उसमें तो एक ही कार्बन है तो सारी नाइट्रो ग्रुप उसके साथ ही अटैच होंगी। लेकिन इस उसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं, तो जितने भी बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं, वही ब्रेक होंगे, ठीक है। लेकिन इसके केस में कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक करेगा और जिस तरह से हमने बताया वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाए और एक नाइट्रो ग्रुप इसके साथ आकर अटैच हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मीथेन इससे भी इथेन की नाइट्रेशन से हमें नाइट्रोमीथेन भी मिल सकती है नाइट्रो इथेन के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एडिशन जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये आपके नॉलेज के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट को ही याद करना है या जो टेक्स्ट बुक लिखी है या जो पेपर में आना है हमने वही याद करना है, ऐसा नहीं।
हमारे इस सब को पढ़ने का मतलब या एग्ज़ाम देने का मतलब, एवेलुएशन का मतलब ये है कि हमने पहले से कितना ज़्यादा सीखा, हमने पहले से कितना ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब किया, हमने कितनी ज़्यादा रैशनल थिंकिंग की, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग की। हमें एक बुक में, एक कॉन्टेक्स्ट में वो एक एक पेज के अंदर जितना नॉलेज बंद है, सिर्फ हमने उसे याद नहीं करना। अगर हम उस नॉलेज से को अब्ज़ॉर्ब करें और उसके बाद हम उस तरह का नॉलेज जो बाहर उस प्रेमिसेस से बाहर देखें तो उसको भी अब्ज़ॉर्ब कर सकें, उसे अंडरस्टैंड कर सकें, उसे एवेलुएट कर सकें, उसे एक्सप्लेन कर सकें, उसे समझ सकें, ये नॉलेज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मीथेन से नाइट्रेशन हो गई तो मीथेन से नाइट्रोमीथेन बन गई, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको समझ आनी चाहिए कि अगर हायर मॉलिक्यूल है और हायर में कन्वर्जन हो रही है तो वो उससे उससे क्या नाइट्रोइथेन ही बनेगी या कुछ और भी बन सकता है। तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है कि ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो, और ऑफ कोर्स पॉसिबल है कि इसमें भी नाइट्रोमीथेन बने। तो अब आप खुद सोचें, अगर इससे हायर मॉलिक्यूल हो, फॉर एग्जांपल प्रोपेन होगा, तो आप क्या समझते हैं, अगर इसमें नाइट्रोमीथेन बन सकती है तो उसमें नाइट्रोमीथेन दोनों नहीं बन सकते? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक कंटेनर में एक एक एटम तो नहीं बैठा है, एक एक मॉलिक्यूल तो नहीं बैठा हुआ, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और उनमें हर स्टाइल में ब्रेकेज हो रही है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज़रूरी तो नहीं है कि सिमेट्रिकली ब्रेक हो, अनसिमेट्रिकल ब्रेक भी हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा ब्रेकेज होगी उतने ज़्यादा, जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकेज हुई है तो कार्बन कार्बन से सिंगल सिंगल वाली नाइट्रोमीथेन बन गई। अगर हमारे पास ये देखें, हमारे पास कोई प्रोपेन है, इससे हायर वाला मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसकी नाइट्रेशन भी हो सकती है, यहाँ पे NO2 ग्रुप भी लग सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह कोई और मॉलिक्यूल हो, वो यहाँ से ब्रेक कर जाए और वहाँ यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी अटैच हो सकता है। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें ये दो जो है ये इंटैक्ट रहें और इनके साथ आकर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए, ये वाला सेपरेशन हो जाए। मतलब ये कि पॉसिबिलिटी, देयर आर हेल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने NO2 ग्रुप ऐड कर दिया। अगर यहाँ से ब्रेक हो रही है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होने से भी वहाँ पे भी NO2 ग्रुप अटैच हो सकता है। ओवरऑल सिचुएशन का मतलब ये था। लेकिन अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हाई मॉलिक्यूल्स भी हों तब भी सब मॉलिक्यूल्स में मीथेन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, ये जो लोअर मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये थी कि हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मीथेन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहाँ पर NO2 ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, इसको ऐड किया, इसको एक हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं, हमने इसकी नाइट्रेशन की, एल्केन्स की नाइट्रेशन की। ठीक हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? इस रिएक्शन की एप्लीकेशन ये है कि हम इसको ऑटोमोबाइल्स में जो नाइट्रो एल्केन्स होती है हम उनको एज अ फ्यूल के तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे हो तो वहाँ पे हम नाइट्रो एल्केन्स जो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं हम उनको एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, रिएक्शन के लिए जो मीडिया चाहिए होता है उसके तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने आज के फाइनल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है हेलोजिनेशन। ये भी सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है, ये भी सब्स्टिट्यूशन की ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, देखिए अब आप इसको ऑब्जर्व करें कि इसमें होता क्या है। हमारे पास एल्केन होती है, मैंने आपको बताया एल्केन में हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स ग्रुप के साथ, एक्स हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स हेलोजन है। यहाँ पे आप देखें नीचे ये एक्स है, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको बोलते हैं हेलोजन। इनको हम इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस पूरा ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इनको बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस बोलते हैं इन्हें। तो जब हम एल्केन्स के हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पर हेलोजन ऐड करते हैं, कोई भी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उससे हमारे पास जो एल्केन्स से बन जाती हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी एल्केन है, RI ये H है, ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से इसकी हाइड्रोजन निकली और यहाँ पर X ऐड हो गया, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स, या फिर हम इनको एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ अगर एक हेलोजन ऐड होता है तो उसे एल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एल्केन से ओवरऑल हेलो एल्केन्स बनी। ये जो एडिशन है ना, ये एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब आप कह लें कि इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो
जिस तरह से हमने पहले नाइट्रेशन के लिए देखा कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इसी तरह से यहाँ पे भी सनलाइट चाहिए। सनलाइट क्या होती है? हीट होती है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को भी हाई टेम्परेचर चाहिए। या फिर सनलाइट जो होती है वो यूवी लाइट होती है, तो इसका मतलब यह है कि हम सनलाइट की बजाय यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन यूवी लाइट भी देंगे तो और हाई टेम्परेचर भी देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी परफॉर्म हो सकता है और यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी और हाई टेम्परेचर पे भी, ठीक हो गया। इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या है? हमने क्या करना है? हमने एल्केन्स के हाइड्रोजन को एक्स से रिप्लेस करना है, यानी हेलोजन से रिप्लेस करना है और हेलोजिनेशन करनी है। एडिशन ऑफ हेलोजन्स को कहते हैं हेलोजिनेशन। बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजन ग्रुप इज नॉन एज हेलोजिनेशन। इसी तरह से जिस तरह से हमने बोला पहले पढ़ा ना, नाइट्रो ग्रुप को रिप्लेस करना हाइड्रोजन से, उसको नाइट्रेशन, यहाँ पे हेलोजन को रिप्लेस करना है, इस वजह से इसको बोलेंगे हेलोजिनेशन। रिप्लेसमेंट है यानी सब्स्टिट्यूशन, इस वजह से इन रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए, अब आप थोड़ी सी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मेरे से समझेंगे। मैंने आपको बता दिया कि हेलोजन्स होते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप है। ये पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे हेलोजन्स नोबेल गैसेस के साथ पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स का ग्रुप है, ठीक है। 17 ग्रुप है ये पीरियोडिक टेबल में। इस पूरे ग्रुप को हम हेलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें लास्ट पे एस्टाटीन भी होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, वो हमने डिस्कस नहीं करना, ठीक है। अब आप मेरी बात समझें, हमारे पास सिर्फ हेलोजन, हमने एडिशन करनी है फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। एडिशन नहीं करनी, रिप्लेसमेंट करनी है। एल्केन के हाइड्रोजन को हमने चेंज कर देना है, या किसी फ्लोरीन से या क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से। इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या होगी? टॉप टू बॉटम रिएक्शन जो है ना, वो एक ग्रुप है ना, ये पूरा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, टॉप टू बॉटम ना साइज इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करता है ना, तो एक एटम ने जो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना होता है ना, वो चूँकि साइज़ बड़ा हो चुका होता है, तो वो न्यूक्लियस थोड़े डिस्टेंस पे हो जाते हैं। तो जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इस वजह से टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीज़ करता है। छोटे एलिमेंट्स होते हैं, उनके साइज़ छोटे होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हायर एलिमेंट्स की कम होती है। इस वजह से हेलोजेंस का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो ये होता है: फ्लोरीन ग्रेटर दैन क्लोरीन, ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ग्रेटर दैन आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है दैन क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है हेलोजेंस का, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको समझ आ गई हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉलर आइटम्स होते हैं उनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है, क्योंकि साइज छोटा होता है। जैसे देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास ये एक है एटम, इसका ये दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड बना हुआ, ये शॉर्ट है, ये न्यूक्लियर। अब ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सेंटर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियस भी बहुत पास हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जकड़े में है, स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक 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 ये एटम है, ठीक है, और मेरे पास एक ये एटम है, मतलब बड़े एटम है ना, तो इनके न्यूक्लियस दूर दूर हैं। अब इनके केस में जो, सॉरी ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बन गया, लेकिन आप समझिए कि ऑब्जर्व, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि दो बड़े बड़े एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस बहुत देखें ये न्यूक्लियस कितने दूर दूर है। आपको लगता है कि उनमें जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की इतनी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस? तो ऑफकोर्स इस केस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना। इस वजह से जो लार्जर आइटम्स होते हैं उनमें रिएक्टिविटी कम होती है, उनमें बॉन्ड बनता है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ऑफकोर्स रिएक्टिविटी उसका ऑर्डर कम होगा, जिनका साइज स्मॉलर होगा उनमें रिएक्टिविटी उनकी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई कि फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन क्लोरीन रिएक्टिविटी के लिहाज से, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है आयोडीन से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो क्लोरीन की एडिशन है हम इसे बोलेंगे फ्लोरीनेशन, सॉरी फ्लोरीन के एडिशन को बोलेंगे फ्लोरीनेशन, क्लोरीन के एडिशन को बोलेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के एडिशन को बोलेंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन के एडिशन को बोलेंगे आयोडीनेशन, आयोडोनेशन, ठीक है।
फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन। अब सबसे पहले हम फ्लोरीन के एडिशन को पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन जो है ना उसकी एडिशन को बोलेंगे फ्लोरीनेशन। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो फ्लोरीन है ये चूँकि ये इसका साइज़ सबसे स्मॉलर है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है ऑर्डर में। फ्लोरीन्स का जो रिएक्शन होता है वो हाईली रिएक्टिव होती है, ये बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, मतलब बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। यानी कि जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है या आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, यानी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको कंट्रोल करना। इसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो अनबेरेबल होती है। ओवरऑल रिएक्शन के कहने का ये है कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है जो इसमें जो फ्लोरीन्स की वजह से होता है। तो इस रिएक्शन को जो है कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से कि उनके रिएक्शन को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन की फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जो है हमारे पास इथेन है, हम इथेन की फ्लोरीनेशन करते हैं, फ्लोरीन उसमें ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंडीशन, बहुत ज़्यादा अगर हम रिएक्शन करते भी हैं ना तो इस तरह से इनकी एडिशन होगी और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बनेगा और फ्लोरीन जो है वो मोनोफ्लोरीन डाईफ्लोरीन ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी ये, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है परफॉर्म करना, रिएक्शन को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, एक्सप्लोसिव होता है। इस वजह से हम इसको फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन कम ही देती हैं, हो भी तो बहुत मतलब मिक्सचर ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस वजह से ये इतने फेवरेबल नहीं होता, तो हम इन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं जो है ना दूसरी साइड की, वो है आयोडीन की। देखिए एक मैंने आपको एक्सट्रीम राइट कॉर्नर बनाया, बता दिया लेफ़्ट कॉर्नर फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयोडीन बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आयोडीन का केस है उसमें क्या होता है। देखिए ये जो आयोडीन है ना ये लीस्ट रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स इसके ग्रुप में सबसे कम इसकी रिएक्टिविटी है, इसका रिएक्शन भी स्लो होगा। अब ये देखिए मीथेन है, मैं इसको आयोडीनेशन करवा देती हूँ, मतलब इसके एक हाइड्रोजन को आयोडीन से रिप्लेस करवा दिया, इसको मिथाइल आयोडाइड बना दिया, और जो है ना जो हाइड्रोजन है वो जो हाइड्रोजन निकली है वो दूसरी आयोडीन के साथ मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगी, ठीक है। मीथेन की एक हाइड्रोजन निकली, आयोडीन के मॉलिक्यूल से एक आयोडीन निकली और उसने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और जो है मीथेन मिथाइल से मिथाइल में कन्वर्ट हुआ और मिथाइल के साथ एक आयोडीन ग्रुप लगा और मीथेन जो है मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये देखें कि ये जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने साथ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि एक पावरफुल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो आयोडो एल्केन बनी है इसको, ये जो एल्केन बनी है मिथाइल आयोडाइड, इसको आयोडो एल्केन बोलेंगे ना, ये इसको क्या करेगा, ये रिएक्शन चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये इसको वापस से इसमें कन्वर्ट रिड्यूस कर देगा। ये जो है ना ये जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस एल्केन को वापस से हेलो एल्केन को वापस से एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके लिए ये जो फॉर्म है ना ये ज़्यादा फेवरेबल है, ये वाली आयोडीन वाली फॉर्म ज़्यादा फेवरेबल है, इस वजह से ये रिएक्शन को बैक रिएक्शन को फेवर करेगा। तो ऑफकोर्स ये इसकी सिंथेसिस की वजह से बैक रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा और रिएक्शन जो है बैकवर्ड चला जाएगा और रिएक्टेंट्स ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस वजह से हम जो आयोडीनेशन भी नहीं करते, और जो डायरेक्ट आयोडीनेशन है वो एल्केन्स की पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो समझ आ रही है ना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखें हमने इसकी डायरेक्ट एडिशन की है, आयोडीनेशन की है, इसको रिप्लेसमेंट करवाने की कोशिश की है, सब्सटीट्यूशन करवाने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है जो कि बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। चूँकि अब ये रिएक्शन ऑलरेडी स्लो भी है, रिएक्शन रिवर्स भी हो रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन हो ही नहीं रहा, इस वजह से हम आयोडीनेशन भी डिस्कस नहीं करते। तो फिर आयोडीनेशन भी नहीं होती, फ्लोरीनेशन भी नहीं होती, तो फिर आप स्टूडेंट्स कहेंगे मैम होता क्या है। गुड क्वेश्चन, होता ही है सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, चूँकि वो दरमियान में है, इंटरमीडिएट है, इस वजह से हम ज़्यादातर क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के ही रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि जो क्लोरीनेशन है और ब्रोमिनेशन है इनका मेथड तो वैसे सेम ही है,
जो क्लोरीनेशन है वो ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन की तरह ही होती है, बस क्लोरीनेशन चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो ब्रोमिनेशन ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। ठीक है, आप बस ये बात याद रख लें। जो क्लोरीनेशन है चूँकि वो फ्लोरीन के फ़ौरन बाद आ रही है, तो वो ब्रोमीन जो क्लोरीन के बाद है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। क्लोरीन की रिएक्टिविटी चूँकि कम है, इस वजह से वो ज़्यादा सिलेक्टिव होगी। उसने किसके साथ सब्स्टिट्यूशन करनी है, किस कार्बन के हाइड्रोजन को निकालना है, किसकी नहीं निकालना, उसमें ज़रा वो सिलेक्टिव होगी। अदरवाइज़ क्लोरीन और ब्रोमीन इनकी ही रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, जो हम क्लोरीनेशन है और ये जो टॉपिक है नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट रह गया है वो हम इसको डिस्कस करेंगे कल। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इन कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जर्व करें, इसके बाद जो है नेक्स्ट आएगी इसकी बुक रीडिंग की वीडियो। ठीक है, आप तब तक इसको ऑब्जर्व करें। अच्छा, एक बात मेरी हमेशा याद रखें, देखें आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप कभी भी ना ये समझे कि मैं 10 मिनट की अगर कोई कोई टॉपिक है ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो आप कभी ये ना समझें कि 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो से आपको समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप मेरी बात को ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी बात है, लेकिन मैं आपको आपकी स्टडीज़ से रेलिवेंट ये बात समझा रही हूँ कि कभी भी जो आपको 10 मिनट या 14 मिनट है, आपको ये जो टिकटॉक्स और रील्स देख देख के यूट्यूब की, इंस्टा की, आपको जो आदत बन गई ना, आपने अपना टेम्परामेंट बना लिया 10 मिनट्स की वीडियोस के बाद आप चेंज चाहते हैं, आप स्क्रॉल डाउन। रियलिटी में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई चीज़ समझनी है, तो आपको यू मस्ट हैव टू गिव इट टाइम। आपको इतना इनफ टाइम देना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, समझ सकें। अदरवाइज़ आप सिर्फ सरफेस नॉलेज लेंगे, उसकी डेप्थ, उसकी उस चीज़ की गहराई, उसकी ज़्यादा फ़हम को समझने के लिए, किसी भी चीज़ की हिकमत को समझने के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, उसको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उससे अगर आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को ज़्यादा अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप अगर ये समझ रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि 10 मिनट्स की वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, आप मेरी एक बात समझें, जिस तरह इंसान वही है जैसा वो चीज़ें कंज्यूम करता है। आप 10 मिनट्स की वीडियो देख कर आपको क्या लग रहा है? आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं कि आप अपनी रियल लाइफ में भी कोई रियलिटी आप नहीं पसंद कर रहे, उसे आप चाहेंगे आप 10 मिनट्स के बाद उसे चेंज कर दें, या 5 मिनट के बाद, 20 सेकंड का आप चेंज नहीं कर सकते। रियलिटी, वर्चुअल दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट और हकीकी ज़िंदगी वो है जहाँ पे आप हर 10 मिनट्स के बाद सिनेरियो को चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से जिस तरह की आप चीज़ें कंज्यूम करेंगे, जिस तरह की चीज़ें आप खाएंगे, जैसे आप फास्ट फूड खाते हैं, देखें आप फास्ट फूड खाते हैं ना, तो आप रियल लाइफ में भी इनटॉलरेंट हो जाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि मुझे फ़ौरन से चीज़ें मिलें, आप भी फास्ट हो जाएंगे और आप भी चीज़ों पर ठहरना ख़त्म कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर आपका टेम्परामेंट भी कम हो जाएगा, इनटॉलरेंट हो जाएंगे आप, फिर चिड़चिड़े होते जाएंगे, आपको लगेगा आपको कोई छोटी छोटी वीडियो पे आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ज़िंदगी में, उसे फेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आदत है स्क्रॉल डाउन करने की। चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो उसे चेंज कर लो, चीज़ों को एक चीज़ पर ज़्यादा देर ठहरना नहीं है तो उसको भी चेंज कर लो, सिचुएशन को चेंज कर लो। ऐसा हकीकी ज़िंदगी में नहीं होता। आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, देखिए एजुकेशन जो होती है ना, वो आपको उस रास्ते पे तो अगर आप समझते हैं ना कि इस रास्ते में हम चलेंगे तो हमें ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों को समझना भी आ जाएगा। एजुकेशन आपको इतना फैसिलिटेट ज़रूर कर देगी कि आप अपने लिए ख़ुद और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकें, लेकिन वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को वक्त दें, आप थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। 10-10 मिनट वीडियो को स्क्रॉल डाउन करने की बजाय आप थोड़ी सी एजुकेशन लें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना, देखिए अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ऑफ कोर्स आपने अपना इतना टाइम तो दे दिया ना, 48-49 मिनट्स तो दे दिए हैं। तो जब आप यहाँ तक आ गए ना, नाउ ट्राई टू चेंज योर सेल्फ एज वेल। ठीक है,
तो ओवरऑल ये है कि आप इस लेक्चर को समझें। उसके बाद हम अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी ऑफ कोर्स इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। अच्छा, अगर आपको मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें आपको लगे कि मैंने कोई गलत मिस प्रोनाउंस कर दिया है, कोई चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं मुझसे, या कुछ भी मिस्टेक है, आप मुझे करेक्ट करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मुझे ईमेल कर दें, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।